आप थोड़ा सा राहत की सांस ले सकते हो when it comes to today's PIB. So I'll start with the first news, and the first news of the PIB is about MOU, is about Memorandum of Understanding between TCOE, VTU and VRIF. What kind of these institutions are? So I will talk about those institutions, but ध्यान दीजिएगा, this MOU is about Center of Excellence, Center of Excellence in quantum technology and 5G, 6G technologies. This will be the major and important question. Memorandum of Understanding means kind of an agreement signed between the multiple parties, the multiple groups. So MOU is a type of agreement जो साइन किया गया for what? For quantum technology and 5G, 6G इन चीजों के लिए यहाँ पे agreement साइन किया है. So let's see which institutions basically are there who signed this agreement. So first, Telecom Center of Excellence, which is under the government of India. Okay. Then Vishveshwarya Technology University, then Vishveshwarya Research and Innovation Foundation. So इनके बीच में यह एग्रीमेंट साइन किया गया, ध्यान रखिएगा. When it comes to this Vishveshwarya Technology University और Vishveshwarya Research and Innovation Foundation, ये अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में रखने वाले हैं. तो ये भी एक फैक्टर आपके लिए बहुत जरूरी है. सो वेयर विल बी द हेडक्वार्टर? के यूनिवर्सिटी अपनी ही वन ऑफ द कैंपस में इसको ओपन कर रही है. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात करेंगे. सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब ये होता है कि इस सर्टन फील्ड में सबसे बेहतरीन तरीके से इनोवेशन, सबसे बेहतरीन तरीके से रिसर्च और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे. एक्सेलेंस सेंटर क्रिएट किया जा रहा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली टेलीकॉम मिनिस्ट्री यहां पे रोल प्ले कर रही है. जल्दी से एक बार बता दीजिए हमारे देश के टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है? फिलहाल टेलीकॉम मिनिस्ट्री किसके पास आती है? एक बार उनका नाम डाल दीजिएगा. So again, very simple question. The agreement was signed between three parties. One, Telecom Center of Excellence. Second, Vishveshwarya Technological University and Vishveshwarya Research and Innovation Foundation. The Center of Excellence will be in Bengaluru, and this center will work on two factors. One is a quantum technology. Another will be 5G and the 6G. Yes. ज्योतिरादित्य सिंधिया, यस एब्सोल्युटली ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है जिनके पास टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री आती है, जिनके पास टेलीकॉम मिनिस्ट्री आती है. सो यस एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया. सो टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम मिनिस्ट्री कम्स इन द हैंड्स ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया सर. वो उसके हेड है, इंचार्ज है. ओके, सो बहुत बढ़िया, सही तरीके से आपने यहाँ पे आंसर कर दिया है. एक बात बताना चाहूंगा, जितनी भी ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है बैंकिंग या इंश्योरेंस में, those posts are not actually sometimes means 90% times AO या PO टाइप की पोस्ट ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए नहीं होती है. कि मोस्टली क्लरिकल लेवल की पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन को एंट्री मिल जाएगी, बट मोस्टली एओ और पीओ इस कैटेगरी के अंदर एक्स सर्विसमैन देखने को नहीं मिलते. पर अगेन इट वेरीज फ्रॉम पोस्ट टू पोस्ट. तो आपको एक बार जो भी किसी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड होंगे तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. बाकी आपको शायद आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. नाउ आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. 2025 दिस ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज विच ईयर? 2025 will be celebrated at which year? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. 2023 was a year of millets. 2024 कैमेलाइड्स, कैमल्स कैटेगरी के जो एनिमल्स है उनके लिए ईयर हमने सेलिब्रेट किया. 2025 will be celebrated as which year? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, बहुत जरूरी है. Yes, International Year of Quantum Science. That's why I asked you this question, क्योंकि यहां पे भी क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. सो क्वांटम साइंस के हिसाब से इस 2025 को पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा. दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बहुत बढ़िया, सही जवाब आपने दिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले 8,000 करोड़ एलोकेट किए हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी और उसके रिसर्च के लिए. So already government of India dedicated a huge amount of 8,000 crore 2 years back. So अभी फिलहाल कोई पूछेगा नहीं शायद इसके ऊपर, but still याद रखिए, you never know कहां पे इसका जरूरत पड़ जाए. हम आगे बढ़ेंगे. We'll go to the next pointer regarding this कि इसके अंदर और क्या-क्या चीजें होने वाली है. The COE Center of Excellence aims to accelerate India's progress in frontier technologies as a part of
100 डे प्रोग्राम। 100 डे प्रोग्राम आजकल हर जगह चल रहा है, एवरीवेयर। मैंने बताया था 100 दिन पूरे हो गए हैं पीएम साहब को तीसरी बार ओथ लेने के बाद। तो 100 दिन में गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया, हर कोई उसी के ऊपर बात कर रहा है, उसी के फंक्शंस फिलहाल चल रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का एग्रीमेंट साइन किया गया, ये भी इसी 100 डे प्रोग्राम का पार्ट है, ऐसा लिखा गया है। शायद इस चीज के ऊपर कोई सवाल ना पूछे, शायद इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना पूछे, बट फिर भी जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी सवाल पूछने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े कम है। Center will empower over 4 lakh students, 2000 plus PhDs and numerous researchers. This can be the question. ये सवाल बन सकता है, और आपको पता है नंबर्स को लेके थोड़े सवाल आजकल ज्यादा आना शुरू हो गया, स्पेशली बड़ी एग्जाम्स में, सो विच कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर अस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो ये था हमारा पहला न्यूज रिगार्डिंग द MOU फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज। नाउ द नेक्स्ट एग्रीमेंट विद द Indian Coast Guard inks MOU with the key environment foundations to combat marine pollution and protect biodiversity. इंडियन कोस्ट गार्ड्स की बात होती है, तटरक्षक दल की बात होती है। हमारे वाटर बाउंड्री का फर्स्ट लाइन डिफेंस इज इंडियन कोस्ट गार्ड। वाटर बाउंड्री का फर्स्ट लाइन डिफेंस नेवी नहीं है, इंडियन कोस्ट गार्ड है। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की बॉर्डर का फर्स्ट लाइन डिफेंस BSF को हम लोग मानते हैं, वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ना समुद्र में पोल्यूशन भी काफी होता है, समुद्र में पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी टैकल करने के लिए इनका यह एग्रीमेंट साइन हुआ है ना। अब समुद्र में पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन है ऑयल स्पिल। ये बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्री से हम क्रूड ऑयल लेके आते हैं, कभी कभी ऑयल टैंकर का एक्सीडेंट हो जाएगा, ऑयल टैंकर्स लीक हो जाएंगे, तो जिससे पोल्यूशन होता है। दूसरा, अभी रिसेंटली गणपति जी का विसर्जन हुआ, उसके बाद भी हमें कुछ एरियाज में समुद्र के जगहों पे थोड़ा सा पोल्यूशन वाली एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। सो ऐसे सिचुएशन पे वो सारा एरिया क्लीन करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने यह एग्रीमेंट साइन किया है विद एनवायरमेंटल फाउंडेशन। सो पहले बात कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड्स की। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को हमने 18 अगस्त 1978 में ऑफिशियली क्रिएट किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर यह आता है एंड न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ये फैक्टर याद रखेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हमारे हेड है कि उनका रिसेंटली देहांत हो गया था ड्यू टू हार्ट अटैक, तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो हेड की पोजीशन है वो फिलहाल खाली है। उस पोजीशन पे फिलहाल किसी को भी अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, शायद फ्यूचर में डिफेंस मिनिस्ट्री अपॉइंट करेगी, ये बात बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड साइंस MOU विथ हुम, किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया? द हैबिटेट ट्रस्ट एंड HCL फाउंडेशन, ये दो एनजीओज है, इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया। HCL तो आपको पता होगा, एक हमारे देश की IT कंपनी है, हार्डवेयर भी बनाती है। तो HCL कंपनी का अपना एक एनजीओ है वो, और प्लस हैबिटेट ट्रस्ट नाम का एक एनजीओ है, इनके साथ एग्रीमेंट साइन किए। ये दोनों एनवायरमेंट फील्ड में काम करने वाली संस्थाएं हैं। सो ये एग्रीमेंट साइन किया गया, बाकी तो इनफ रहेगा, न्यू दिल्ली में ही इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। दैट्स इट, एग्जाम के लिए इतना मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। PIB का न्यूज है, बट स्टिल एक लिमिट हर न्यूज का रहेगा, इस न्यूज का इतना ही लिमिट रहेगा फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कुछ पॉइंटर्स डाल दिए कि एग्जैक्टली ये क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से काम करने वाले हैं, तो ये कुछ चीजें यहां पे डाली हुई है, पर मैं वापस से आपको क्लियरली बोल देता हूं, इफ यू आर गिविंग द बैंकिंग एग्जाम्स देन यू नीड नॉट टू गो इनटू दैट मच डिटेल। अगर भाई आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो केस स्टडी के तौर पे, क्योंकि यूपीएससी में आंसर राइटिंग होती है, एनवायरमेंट के आंसर्स अगर या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो केस स्टडी के लिए ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, हम इसे यहीं पे छोड़ सकते, विल बी इनफ फॉर अस। ये बहुत जरूरी न्यूज है हमारे लिए। FATF लाउड्स India's effort to implement measures to tackle illicit finance including money laundering and terror funding. FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर कहां पे, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और FATF के फिलहाल हेड कौन है उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। FATF क्या करता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है? ये ग्लोबल लेवल की अथॉरिटी है, वर्ल्ड लेवल पे अथॉरिटी काम करती है। कौन सी कंट्री टेरर फाइनेंसिंग मींस टेररिज्म फाइनेंसिंग,
कौन सी कंट्री ब्लैक मनी या कौन सी कंट्री रॉन्ग एक्टिविटीज को कंट्रोल में रखती है, पैसों के थ्रू उसके ऊपर वॉच रखा जाता है। जैसे लास्ट टाइम इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। एफएटीएफ की दो बड़ी फेमस लिस्ट है, ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में तब डालते जब आपके ऊपर डाउट होता है कि आपके कंट्री की गवर्नमेंट ही शायद टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट कर रही है, आपकी कंट्री की गवर्नमेंट ही शायद इलीगल फाइनेंशियल सपोर्ट को हेल्प कर रही है, तो आपको ग्रे में डाला जाएगा। अगर प्रूव हो गया कि आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको ग्रे से निकाल के ब्लैक में डाल देंगे। ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार जैसी कंट्रीज ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में है। सो ब्लैक लिस्ट में है तो इसका मतलब कि फाइनेंशियल बाइंडिंग्स बहुत सारी आ जाएंगी और बहुत सारी कंट्रीज आपसे रिलेशन भी नहीं रखेगी। ग्रे लिस्ट में अगर है तो आपके ऊपर डाउट है। इंडिया की तारीफ की गई है, बेसिकली इंडिया की इन्होंने तारीफ की कि इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ऐसी तारीफ एफएटीएफ के द्वारा की गई। तो भाई अगर कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो हमें भी खुद की तारीफ करना बहुत जरूरी है। एक बार देख लेते हैं। एफएटीएफ 1989 में क्रिएट किया गया, पेरिस में हेडक्वार्टर है। G7 कंट्रीज ने, G7 कंट्रीज पता है सबको, G7 कंट्रीज ने इसको क्रिएट किया था। G7 का मीटिंग इस साल का इटली में हुआ था, अगर आपको याद होगा मोदी जी गए थे। ओके, और इटली गए तो भाई चर्चा तो होती ही है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार है। सो जी हाँ, उसी G7 कंट्रीज ने इसे 1989 में क्रिएट किया, पेरिस में हेडक्वार्टर है। और फिलहाल एफएटीएफ के प्रेसिडेंट का नाम यहां पे आपके सामने है। So Elisa D. Anda Madrazo is the new president of this institution. तो इनका नाम यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। टी राजा कुमार सर गए, अब ये है नए प्रेसिडेंट एफएटीएफ के, इसलिए मैंने सवाल आपको पूछा था कि भाई बता दीजिएगा। एक और सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा के, और वो सवाल ये है कि G7 कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती है। G7 ये जो नाम का ग्रुप है, इस ग्रुप में कौन सी कंट्रीज आती है। एक तो नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज इटली। बाकी बचे हुए 6 नाम फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब तक बात करते हैं कि G7 करता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, द G7 का इनिशियल ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ना करप्शन वाला पैसा, ब्लैक मनी वाला पैसा, इसके ऊपर वॉच रखना पहले इनका काम था। फिर 9/11 हुआ, 9/11 यूएस में, उसके बाद इन्होंने एक और नई चीज ऐड कर दी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इन्होंने अपने काम में इंक्लूड कर दिया। फिर 2012 में इन्होंने अगर कोई कंट्री वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस कर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ना कोई कंट्री होती है जो न्यूक्लियर वेपन के लिए जानबूझ के फंड प्रोवाइड करती है, केमिकल वेपन के लिए फंड प्रोवाइड करती है, तो इसके तरफ भी ये लोग ध्यान देते हैं। तो इनके 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और तीसरा ऑब्जेक्टिव अगर आप वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए फाइनेंस कर रहे हो तो उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्री या म्यांमार जैसी कंट्रीज जो है, इनके ऊपर इसी रीजन से बैन लगाया गया या उनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। तो ये 3 फैक्टर्स आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, G7 में कौन आते हैं? सो इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूके एंड यूएस, ऐसा आपका कहना है। जर्मनी, फ्रांस, यूके, लगभग सभी ने सही तरीके से आंसर मेंशन कर दिया। यस, एब्सोल्युटली। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, पर इंडिया को इनवाइट किया जाता है कि भाई आइए G7 के मीटिंग के लिए। नेक्स्ट टाइम मीटिंग विल बी इन कनाडा, नेक्स्ट टाइम G7 का मीटिंग कनाडा में होगा। अब कनाडा हमें इनवाइट करता है कि नहीं करता है, ये देखने की बात होगी, बिकॉज कनाडा और इंडिया के रिलेशंस थोड़े खट्टे मीठे टाइप के चल रहे हैं, पर उम्मीद करते हैं कि कनाडा भी बुलाएगा, क्योंकि लगभग बाकी जितने भी G7 के मेंबर्स हैं वो इंडिया के बिना G7 का मीटिंग रखते नहीं है, हमेशा इंडिया को इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट की तौर पे। सो होप सो कनाडा भी इंडिया को इनवाइट करे, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी में इंडियंस का बहुत बड़ा रोल है। पर एनीवेज मैं आगे बढ़ूंगा। सो हाँ, एक बात रह गई कि भाई हमारी तारीफ क्यों की गई है। अब तारीफ का रीजन तो ढूंढना पड़ेगा ना, तारीफ का रीजन एक बार देख लेते हैं। सो जी हाँ, इन्होंने हमारी तारीफ की, सो इस तारीफ के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। रेगुलर फॉलोअप विच इज द हाईएस्ट रेटिंग कैटेगरी बाय एफएटीएफ। सो इंडिया जो है वो रेगुलर फॉलोअप इस कैटेगरी के अंदर आता है।
एफएटीएफ की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में जो कंट्री बहुत ही जबरदस्त काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है, उसके एफएटीएफ के रेगुलर फॉलोअप कैटेगरीज के अंदर पुट किया जाता है और इंडिया यहां पे आता है। कुछ कंट्रीज ब्लैक लिस्ट में, कुछ कंट्रीज ग्रे लिस्ट में, और हम हैं सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट में, जो बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के पास ऑब्वियसली छुपाने के लिए तो कुछ नहीं भाई, हम कहां टेररिस्ट को फाइनेंस करेंगे। डजंट मैटर विच गवर्नमेंट इज देयर, बट इंडिया का इस मामले में तो भाई एक मत है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस मामले में इंडिया की खासियत है कि वी नेवर सपोर्ट सच काइंड ऑफ थिंग। हम मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीजें कभी कभी देखने को मिल सकती है, पर उसमें भी आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, और इसीलिए हमारा नाम जो है वो रेगुलर फॉलोअप नाम के लिस्ट के अंदर आ रहा है, जो टॉप मोस्ट लिस्ट है। सो बाकी तो इनफ रहेगा कि इंडिया एक्चुअली खुद ही स्टैंड लेती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अगर फंडिंग हो रही होगी तो इंडिया खुद ही उसके अगेंस्ट बात करती है। चलो, तो ये था एफएटीएफ वाला न्यूज जहां पे हमारे देश की तारीफ हुई है। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। यूथ अफेयर्स मिनिस्टर विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट इनिशिएटिव बिगिंस फ्रॉम पुणे इन महाराष्ट्र। सो हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर मनसुख मंडविया साहब, इनके पास एक और मिनिस्ट्री आती है, क्या कोई बताएगा कि इनके पास कौन सी और मिनिस्ट्री आती है? एक बार बता दीजिएगा। इनके मिनिस्ट्री ने या इनके द्वारा एक विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और इस इनिशिएटिव की शुरुआत पुणे महाराष्ट्र से की गई है। तो सिंपल सा सवाल आपके सामने आएगा कि विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट, ये इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है? तो यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। इनके पास लेबर मिनिस्ट्री भी आती है, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी सर ही है, और इनके मिनिस्ट्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, कि थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहते हैं। बट बिफोर दैट ध्यान दीजिएगा, एक चीज है जो आपके साथ मुझे थोड़ा डिस्कस करनी है। मोदी जी ने 2023 में 2023 में सॉरी 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 वन सेक 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लॉन्च किया था अक्टूबर 2023। द कंसेप्ट वाज कॉल्ड एज मेरा युवा भारत। के मेरा युवा भारत की हम लोग बात करते हैं तो इस कंसेप्ट की शुरुआत की गई थी। तो कैबिनेट ने इसे अक्टूबर 2023 में ग्रीन सिग्नल दिया था। इसका ऑफिशियल लॉन्च जो है वो 31 ऑफ अक्टूबर को हुआ था, नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे किसकी याद में मनाते हैं, एक बार जल्दी बता दीजिएगा। नेशनल यूनिटी डे किसकी याद में मनाते हैं? तो उसी दिन हमने माय भारत नाम का एक कैंपेन, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। माय भारत का फुल फॉर्म है मेरा युवा भारत। तो इसी मेरा युवा भारत इस प्लेटफॉर्म के लिए इस नए इनिशिएटिव को हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया। तो क्वेश्चन यहां पे आ सकता है, क्वेश्चन इस पॉइंट के ऊपर आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इनिशिएटिव इसी से रिलेट करता है। तो अगेन, माय भारत और मेरा युवा भारत इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म launched by Prime Minister of India in 2023. 31st of October is National Unity Day. जी हाँ, सरदार पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, और सरदार पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरा युवा भारत एन ऑटोनॉमस बॉडी विल बेनिफिट द यूथ between age 15 to 29 years in the line of definition of youth in the National Youth Policy. The beneficiaries will be in the age group of 10 to 19 युवा भारत। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हाँ, यहां पे ध्यान दीजिए, 15 टू 29 का एज ग्रुप है, इनको यहां पे बेनिफिट मिलेगा। बट द मेजर फोकस जो रखने की बात की कि इन कमिंग डेज इस एज ग्रुप के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। तो फिलहाल 15 टू 29 इज अ मेजर फोकस फॉर मेरा युवा भारत, बट इन कमिंग टाइम दिस विल बी द मेजर फोकस एरिया। 15 है तो यहां 10 तक हम जाने वाले, तो 10 से 19 तक का एज ग्रुप हमारा मेजर फोकस होगा आने वाले समय में। पर अभी फिलहाल 15 टू 29 है, तो यहां पे ध्यान रखिए। अब मेरा युवा भारत के फिजिटल प्लेटफॉर्म भी है। फिजिटल का मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल। याद होगा आपको, कुछ दिनों पहले हमने एक बैंक के बारे में फिजिटल ये वर्ड डिस्कस किया था, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने फिजिटल ब्रांचेस लॉन्च किए, ये हमने डिस्कस किया था। तो वैसे ही माय भारत, मेरा युवा भारत का भी फिजिटल कुछ लोकेशंस पे काम होगा, फिजिकली डिजिटली दोनों तरीके से ये काम करेंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है माय भारत का? लीडरशिप डेवलपमेंट, बेटर अलाइनमेंट, एनहांस एफिशिएंसी,
तो जो भी प्रॉब्लम्स है यूथ को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना, नहीं तो पता चला हमारा यूथ उड़ता रहेगा, उड़ता पंजाब के तरह। ये होने से अच्छा हमारे यूथ को स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है इसमें अगर सही राह मिल गई, सही डायरेक्शन मिल गई तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर हरकतें करने वाले तो बहुत है, नहीं तो पता चला लगा दिया मोबाइल और कर रहे डांस रील्स पे, वही जिंदगी बन जाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर कोई इन्फ्लुएंसर बनेगा तो देश में काम कौन करेगा, ये भी तो देखना जरूरी है, और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, सो ये थी हमारी आज की पीआईबी की न्यूज। बड़ी सिंपल, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा दिमाग को लोड नहीं था। सो वेरी वेरी इजी एंड सिंपल questions can be asked from this particular PIB. So that's all from the PIB side.